नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा है कि यह बदकिस्मती की बात है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह हुकूमत हमेशा कायम नहीं रहेगी, लेकिन इदारों को तबाह करके जो सियासी विरासत वो अपने पीछे छोड़ जाएंगे, इस पर तवील बहस होती रहेगी। Well, clearly it's linked to elections. Within days of the Election Commission announcing the dates for the Lok Sabha polls, you see that the sitting Chief Minister and an important part of the opposition alliance has been arbitrarily arrested by the Enforcement Directorate. But he's not the first opposition leader to face this. Some weeks ago, the sitting Chief Minister of Jharkhand, he was also in a similar position. His Deputy Chief Minister was arrested last year, I think it was, and others also. This is just unfortunately part of a process whereby democratic institutions in this country have gradually been eroded to the point where they almost now cease to exist. Now, whether the country realizes the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. But the legacy that this government will leave, because this government won't last forever. At some point or the other, this government will be out of office, out of power. But the lasting legacy that they will leave, wherein democratic institutions will have been all but destroyed, is one that I think is extremely unfortunate for this country. As for Aam Aadmi Party and the others, this is a fight that will continue. लेकिन अगर आप देखें तो तमाम जो जमहूरी दायरे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एक एक करके उनको खोखला कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब आम तौर पे लोग ज़्यादा अदालत से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं करते थे। कम से कम जब इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी लगा तो लोगों को ये भरोसा था, ये विश्वास था कि और कुछ नहीं तो अदालत के दरवाजे खटखटा के हम वहाँ से कुछ हासिल कर सकेंगे। लेकिन आज अदालतों में अब ये हाल हो गया है कि जैसे ही जज का ऐलान होता है तो हमें पहले ही से ही पता होता है कि जज का फैसला क्या होगा। ये अब अगर हमारे अदालतों का हाल है तो आम लोग किस पे यकीन करें, किस पे भरोसा करें। और वहीं पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि केजरीवाल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी 400 सीटें हासिल करने का दावा कर रही है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केजरीवाल मौजूदा वज़ीर आला हैं और वो बगैर किसी सबूत के सलाखों के पीछे धकेल दिए गए हैं। कानून ये कहता है कि जो मुजरिम हो उसको जेल में होना चाहिए और जो इनोसेंट हो उसको बाहर होना चाहिए। मगर जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी मुजरिम लोग हैं, वो बीजेपी के अंदर चले जाते हैं तो उनका जुर्म खत्म हो जाता है। जितने भी इनोसेंट लोग हैं, जो भी मासूम लोग हैं, जैसे केजरीवाल हैं या उससे पहले हेमंत सोरेन साहब या जितने भी ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो सब इनोसेंट है। उसका सबसे बड़ा सबूत है जो भी बीजेपी में नहीं जाता है और जेल चला जाता है वो इनोसेंट है। और इस वक्त जो केजरीवाल जी के साथ हो गया है वो मुझे लगता है जो ये 400 पार की बात करते रहते हैं, असल में मुझे लगता है ये 200 सीट तक भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इनकी कोशिश है, जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, किसी तरह से कांग्रेस के जो पैसे हैं वो फ्रीज कर दिए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। हर तरह से अपोजिशन को इलेक्शन से पहले ही खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए इसकी जितनी भी मजम्मत हो वो होनी चाहिए। और जो एक जमहूरी मुल्क का जो एक तकाजा है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, वो बीजेपी की एक बी टीम बन चुका है। देखिए, ये तो पहले तो हेमंत सोरेन को, उसके बाद एक सिटिंग, तो अभी आप खुद सोच लीजिए, अगर एक जो चीफ मिनिस्टर है, अगर उसको बेगुनाह होने के बावजूद अभी कोई उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है, उसको इस तरह जेल में डाल के बंद किया जाए, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक आम इंसान, हम तो जम्मू कश्मीर के लोग तो बिल्कुल ही मुसीबत में हैं। हमारे यहाँ तो बात करना ही गुनाह समझा जाता है।
तो अगर पूरे मुल्क में एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह जेल में डाल दिया जाता है तो आम इंसान के साथ क्या सलूक होगा, वो आम लोगों को सोचना पड़ेगा। इलेक्शन आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आज के जमाने में जो चोर, उचक्का, करप्ट है वो बीजेपी में जाके साफ हो जाता है और जो बेगुनाह है उनको जेल। और वहीं सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत आने वाले लोकसभा इंतखाबात में हार के डर से इस तरह के शर्मनाक इक़दाम कर रही है। तारिगामी ने कहा कि अपोजिशन को कमजोर करने की हुकूमत की कोशिश नाकाम साबित होगी। बहुत ज्यादा अफसोस है इस बात पर कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम पर हमारा मुल्क मशहूर रहा है और आज बदस्तूर एक सिलसिला चल रहा है जहां इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। कल ही अरविंद केजरीवाल साहब को ईडी ने गिरफ्तार किया और ठीक उसी मौके पर जबकि फर्स्ट फेज का इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू भी हुआ है। जाहिर है कि सरकार के पास अब वो यकीन नहीं कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसी वजह से वो इन हथकंडों का इस्तेमाल करने में शर्म और झिझक महसूस नहीं कर रहे हैं। शर्मनाक मामला है। और ये भी इसी के साथ कल ही जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस का जो अकाउंट है वो भी फ्रीज हो चुका है। जाहिर है कि ये सारे इक़दाम मनमानी, तानाशाही के इक़दाम हैं और मकसद सिर्फ यही है कि जो आने वाला चुनाव है उसे मसक किया जाए और उसमें अपोजिशन को कमजोर किया जाए। लेकिन मेरा यकीन है, तजुर्बा यही बता रहा है कि सरकार कुछ भी करे इससे हमारी सबबंदी में इजाफा ही होगा। अपोजिशन की आवाम में और ज्यादा इरादा मजबूत हो जाएगा, पुख्ता हो जाएगा, इनका चेहरा बेनिकाब हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल ने कहा कि यह पहले ही पाइपलाइन में था। कौल ने कहा कि केजरीवाल ने 9वीं बार ईडी के समन को टाल दिया था। कौल ने कहा कि अगर ईडी के पास काबिल कबूल सबूत नहीं है तो वो केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार करेंगे। ऐसा नहीं है, उनको तो ये 9वीं समन थी और 9वीं समन के बाद भी अगर उसको अपनी बात कहनी थी तो वो अपनी बात कह सकता था। और कल जो कोर्ट में ईडी ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिसमें उन्होंने उनको अपने प्रूफ्स दिए हैं, तो उन प्रूफ्स को देखकर हाई कोर्ट ने वो रिजेक्ट किया था उसकी अरेस्ट की वारंट को। और इसलिए उसमें हमको लगता है कि पूरे ठोस प्रमाण ईडी के पास हैं और उस ईडी को ये ठोस प्रमाणों के आधार पर उन्होंने उसको अरेस्ट किया। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि बीजेपी जमहूरियत को कुचल रही है। वानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। पार्टी ने ये रकम आम लोगों से इकट्ठी की थी। जम्मू में वानी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि वो इसका नोटिस लें ताकि पार्टी इस रकम को इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल कर सके। भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क में डेमोक्रेसी का कत्ल और डेमोक्रेसी को रूंधने पे तुली हुई है। हमने आज तक आजादी के 77 साल में ऐसा जो सिस्टम है बीजेपी का, जो बीजेपी ने एक तानाशाही का दौर चलाया हुआ है, वो हमने कभी नहीं देखा। आप प्रेस वालों ने भी नहीं कभी देखा होगा। कांग्रेस पार्टी अलाव के 11 बैंक खातों को सीज कर दिया गया ड्यूरिंग पार्लियामेंट इलेक्शन। और कसूर क्या था
कि 1 महीना हमने अकाउंट अपने सबमिट करने में डिले किया, जिसका ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है 10,000 रुपए है इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से। और बीजेपी क्या करती है, एक तो 115.32 करोड़ हमारे अकाउंट से डिटेक्ट किया जाता है और सीधा बैंकों से उसको ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट के खाते में, जिसमें इन खातों में टोटल 210 करोड़ था, जिसमें 115 करोड़ निकाल लिया और बाकी जो अकाउंट्स हैं वो सारे सीज कर दिए। ये तो कभी किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि मेन अपोजिशन पार्टीज के आप बैंक खाते सीज कर रहे हो ताकि ये ना अपना पब्लिसिटी कर पाए, ना अखबार में कोई पब्लिसिटी दे, ना प्रेस में कोई पब्लिसिटी दे, ना ये कंपेन कर पाए, ना हम अपने कैंडिडेटों को कोई पैसा दे पाए। तो ये मुझे लगता है कि ये हिटलर के दौर से भी बदतर दौर गुजर रहा है। और वक़ार रसूल के बयान का रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी यूसुफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल किया है, न कि खत्म। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरे मुल्क में सफाया हो चुका है और अब इस तरह की बयानबाजी कोई मानी नहीं रखती। देखिए, वक़ार रसूल जी को मैं कहना चाहूंगा कि आप दौड़ रहे हो जम्मू कश्मीर में, आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। ये तो एजेंसियों का काम है कि कौन गलत करता है। अलबत्ता इतना है कि यहाँ मोदी जी ने जो ऐलान किया है, न किसी को खाने देंगे न खाएंगे, कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे जितने भी हड़तालें होती थी, जहाँ हर महीने में कैलेंडर निकलते थे, आज वो कैलेंडर बंद है। आज यहाँ पे टूरिस्ट सेक्टर इतना बढ़ चुका है, आज हमारा किसान, आज हमारा स्कूल का बच्चा, आज हमारा दुकानदार, मुलाजिम सुबह निकल के शाम को खुशअस्लूबी से वापस आता है। तो ये डेमोक्रेसी है ना, इसी डेमोक्रेसी को मोदी जी ने बहाल किया है। पहले यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। यहाँ इन्होंने हमारे नेहरू जी से लेके राहुल गांधी तक उन्होंने कहा था कि कश्मीर एक अखाड़ा है, ये हिंदुस्तान की सियासत के लिए काफ़ी है। उन्होंने यहाँ मिलिटेंसी बनाई थी और अपनी राजनीति हिंदुस्तान में चलाते थे, बट मोदी जी ने वो ख़त्म किया। मोदी जी ने यहाँ डेमोक्रेसी बहाल की। कांग्रेस को अभी 50 साल लगेंगे इस नीति में आने के लिए। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस जो है ख़त्म हो चुका है लोगों के नज़रों में। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आगे चलने वाला नहीं। जो गलत करता है, जिनको चोरी छुपे पैसे आए हैं अकाउंट्स में, तो वो तो सीज होने ही है। जो घपला करके पैसा आ जाएगा उसमें तो वो एजेंसियां काम है, वो मोदी जी का काम नहीं है। जो गलत करेगा उसका सजा उठाना पड़ेगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने भाजपा को दिया वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल और पंजाब की सीमाओं पर प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। आने जाने वाले वाहनों की जा रही है जांच। असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। हमीरपुर में एक व्यक्ति पर अवैध रूप से ड्रोन का इस्तेमाल कर दवाइयां सप्लाई करने पर मामला किया गया है दर्ज। अवैध रूप से करीब 4-5 महीनों से की जा रही थी सप्लाई। पुलिस ने छानबीन के दौरान बरामद किया ड्रोन। राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी ने दी अब की बार 400 पार की गारंटी। कहा तीसरे टर्म के 100 दिन का प्लान पूरा। राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी का बयान, नियत सही तो काम सही। नेशनल फर्स्ट की नियत से काम करने से हुए बदलाव। जिसको किसी ने पूछा उसको मोदी ने पूछा। राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार। कहा औरंगजेब बुलाकर मुझे दी गई 104वीं गाली। भ्रष्टाचार पर एक्शन से बिलबिला रहा है विपक्ष। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यह अफसोसनाक है कि इंजीनियर रशीद को बगैर किसी वजह के जेल में रखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें पता चल जाएगा कि इंजीनियर रशीद को सलाखों के पीछे डालने के पीछे कौन सियासतदान हैं।
अपनी पार्टी DPAP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद पर उमर ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है और उन्होंने पहले भी ऐसा देखा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो कभी भी NDA के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। उमर ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई इशारा भी नहीं दिया है। उमर ने कहा कि वो NDA को हराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अफसोस की बात है कि उनको जेल से करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है, कोई ट्रायल तो हुआ नहीं है, उन्हें किसी चीज़ के लिए गुनहगार पाया नहीं गया है। तो इस तरह उनको जेल में बंद रखना ये भी उनके साथ एक सोची समझी साजिश है। और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे जम्मू कश्मीर का कौन सा सियासतदान जो है वो इसके पीछे है। जानते हैं हम कि किसको इंजीनियर रशीद साहब के साथ पुरानी दुश्मनी है और हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत के साथ एक दोस्ताना रिश्ता कायम करके इंजीनियर रशीद के साथ ये जो है सलूक किया गया है। सब जानते हैं ये कौन है। कि जो जम्मू कश्मीर में शुरू होता है वो आखिरकार उसका असर बाकी मुल्क में भी होता है। हमने इन तमाम सियासी पार्टियों को कहा कि खबरदार रहिए, ये जो बंद करने का सिलसिला, गिरफ्तारियों का सिलसिला, जमहूरियत को खोखला करने का, ये तो जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ है, लेकिन इसका खात्मा जम्मू कश्मीर में ही नहीं होगा, इसका असर पूरे मुल्क में होगा। और ये अब आपको देखने को मिल रहा है। जो हमारे साथ हुआ, डिटेन करना, आर्बिट्ररी अरेस्ट, जमहूरियत का जो है जमहूरियत को नुकसान दिलाना, वो सब आज बाकी रियासत के मुल्क की रियासतों में आज आपको देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल ने अपनी पार्टी DPAP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बीच इत्तेहाद की खबरों पर कहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये उन पार्टियों के लिए अच्छा है। कुछ बड़ी पार्टीज हैं अब एक साथ जुड़ रही हैं। जहां पर हम अपनी पार्टी की बात करें, उन्होंने भी ओपन न्योता दिया है और सुनने में आ रहा है कि DPAP जो है और सजाद लोन की JKP से वो भी कहीं ना कहीं एक साथ उभर के आएंगे। चलिए, हम तो इसको स्वागत करते हैं। बहुत सारी अलायंसेस देश भर में हुई है। हम यहाँ जो कश्मीर में अलायंस हो रही है, हम इसका भी स्वागत करते हैं। और बडगाम जिले के तहसील नाराबल के काउसा खालसा में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से पानी सड़कों पर और घरों के सफ़ों में, सहनों में जमा होने लगा है, जिससे मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। जमाशुदा पानी से उठने वाली बदबू से मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ने का खतरा भी लाक है। लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ खुदगर्ज अनासर ने इस ड्रेनेज सिस्टम में रुकावटें पैदा की हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मसले के हल के लिए आज तक कई दफा तहसीलदार नाराबल की नोटिस में इस बात को लाया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। काउसा खालसा के लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि उनके इस संगीन मसले को जल्द हल किया जाए। ड्रेनेज का यहाँ मसला है बहुत। आप खुद देख रहे हो पानी कितना है इधर। मकबरा हमारा ये है, अगर मरना तो हर किसी को, हमको भी मरना है। अगर जनाजा उठाएंगे हम, किसी का भी चल नहीं सकेगा। ये आप खुद देख रहे हो। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, हम किसी के खिलाफ नहीं है कि किसी ने बंद किया। अलबत्ता लोगों को भी खुद सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बहुत पानी 3 महलों से आता है, फिर यहाँ पे जमा हो जाता है। हमें बहुत परेशानी होती है। यहाँ बीमारियों का खतरा होता है, क्योंकि जब जो ये गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ पे बदबू आने लगेगी। लिहाजा हम मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करते हैं कि ये इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इस ड्रेनेज का मसला हम हल किया जाए। ड्रेनेज थे वो कुछ लोगों ने बंद किया है। उसके बाद हमने पुलिस से भी गुजारिश की थी, कि तहसीलदार साहब को भी गुजारिश की थी, वो आए थे यहाँ पे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ था। सब 3 मोहल्ले में जो पानी जमा होता है वो यहाँ पर ही सब जमा होता है। उसके बाद बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बदबू आ रहा था यहाँ पर, बच्चे लोग बीमार होते हैं, बूढ़े बीमार होते हैं, औरत लोग बीमार होते हैं। क्या करेंगे यहाँ का? अब देखो यहाँ पर कितने पानी जमा होते हैं यहाँ पर। आगे जो कुछ अनासर है, कुछ लोग है, उनने ड्रेन बंद किया, या हल्के ए वालों ने। हमने तहसीलदार भी लाया, नहीं भी तहसीलदार भी लाया, बहुत बार लाया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो ड्रेन इस वक्त पर इसीलिए ये पानी यहाँ जमा रहता है। 3 तल से आना वो गो वो मंथान क्या कोर माल नचन तम कर कोरन तन दपान योर नफर सो ना सोज गाड़ सोताम वो मा पकानी अत मन वनकस मजबूर।
काउसा खालिसा के वार्ड नंबर 3 के लोग जो है वो सरापा एहतजाज है। ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और पानी की निकासी में काफ़ी सारे मुश्किलात पेश आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि यहाँ बदबू की वजह से बीमारियाँ फूट पड़ने का खतरा लाहक हो गया है। और इसलिए लोग कहते हैं कि आज तक उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को बताया है, उनकी नोटिस में लाया है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ खुदगर्ज अनासिर ने यहाँ ये ड्रेनेज सिस्टम बंद कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ की मुकामी आबादी जो है इन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उनके सहनों में पानी दाखिल हो गया है और इसलिए उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए और इस पानी की निकासी के लिए भी इक़दाम उठाए जाएँ। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं काउसा खालिसा से मुनीर हुसैन हुर्रा। और शाहनवाज अहमद आरटीओ कश्मीर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि ट्यूलिप गार्डन के इफ्तिताह के बाद लोगों को इस बार मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महकमे ने ट्रैफिक के इंतजाम के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आप देखेंगे कि डाइवर्जन ट्रैफिक निज़ाम बेहतर करने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि आम लोगों को किसी किस्म की तकलीफ दिए बगैर ट्रैफिक निज़ाम मुनासिब तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें डिविजनल एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से ट्रैफिक की कड़ी निगरानी करने और ट्रैफिक की हमवार रफ्तार को यकीनी बनाने की हिदायत मिली है। साहब ने एक मीटिंग ली है तमाम सीनियर ऑफिसर साहिबान के साथ। मेरे को भी इंस्ट्रक्शन दी है, जैसे पिछले सालों की तरह रूट डाइवर्शन कहीं कहीं प्राइवेट गाड़ियों के लिए वो उसमें ट्रैफिक पुलिस जो है उनका रोल होता है, वो रूट डाइवर्शन वो बता देंगे उनकी क्या ज़रूरत होगी। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके मैं आपको यकीन दहानी दिलाता हूँ कि उस रूट पे, बुलवार्ड रूट पे हम एडिशनल बसेस जो हमारी 12 मीटर की रेड बसेस स्मार्ट सिटी के आई हैं उस पे इंडक्ट करेंगे, ख़ासतौर पे ट्यूलिप गार्डन के सीज़न के दौरान। तो पब्लिक को या चाहे टूरिस्ट हो, दोनों को इंशाल्लाह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके हम कोई इनकन्वीनियंस होने नहीं देंगे। खुदा करे अच्छा रहे। हमारे सीज़न का तो बिल्कुल ही इनाग्रल इवेंट होता है ट्यूलिप गार्डन का खुलना। अल्लाह करे जैसे पिछले सालों की तरह उससे अच्छा सीज़न हमारा टूरिज़म का रहे, क्योंकि टूरिज़म, ट्रांसपोर्ट, ये इकॉनमी, ये सब एम्बेडेड चीज़ें हैं और यहाँ की शहरियों के लिए, यहाँ इस रीजन के लिए एक खुश आयन बात है। जितना टूरिज़्म यहाँ अच्छा रहे, हमारी इकॉनमी पे उतना ही मस्बत असर रहे। और कौमी सतह की एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आगाज एमए स्टेडियम के जिम्नेजियम हॉल में हुआ, जहां 20 मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के 300 जिम्नास्ट हिस्सा ले रहे हैं। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इस मौके पर बात करते हुए डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कहा कि इस किस्म की चैंपियनशिप नौजवानों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम करती है और जम्मू कश्मीर में खेलों का एक इकोसिस्टम बनाने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है।